आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है हम उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि जो जून 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको हेल्प मिल सके, आपको पता चल सके कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस बार मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मुझे जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी पीडीएफ मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मुझे वीडियो फॉर्म में मिले हैं मैंने उसको नोट किया है, टाइप किया है, ताकि आप सबको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या क्या आए थे, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सको। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप सब एग्जाम देने जाएं और एग्जाम दे के जब आए तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर हो उसका पीडीएफ बनाकर आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब फिर से एग्जाम हो तो बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप सबको पता है कि लास्ट ईयर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया था तो उस टाइम टोटल थ्योरी जो हुआ था 60 मार्क्स का आया था। लेकिन जब हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो लास्ट ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम था 75 मार्क्स की थ्योरी थी, जिसमें शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें जो 5 क्वेश्चन आते हैं तो ये 5 5 मार्क्स के थे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो टोटल 50 मार्क्स के थे। लेकिन अब जो आप सबको पता है पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको 4 मार्क्स के मिलेंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 8 मार्क्स के मिलेंगे। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ए की बात करें, आपको पता है ना क्वेश्चन नंबर 1 टोटल इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा 4 मार्क्स होगा। और टोटल क्वेश्चन 1 कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का, और क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 का जो ए है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, कि पुरुषत्व और नारीवाद के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो बी में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप। तो देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और तीन तीन चीजें पूछ ली है, जेंडर बायस भी पूछ लिया है, जेंडर इक्वालिटी भी पूछ लिया है, जेंडर स्टीरियोटाइप भी पूछ लिया है। अब करें कैसे, कितना एक्सप्लेन करें। तो देखिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपके अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल लॉक कर लो कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 2 पेज से ज्यादा नहीं बढ़ना है, उसी में आपको अपना आंसर लिखना है। अब तीनों चीजें पूछ ली हैं, तो आपको क्या करना है, जेंडर बायस एक पैराग्राफ में लिखना है, जेंडर इक्वेलिटी इसको पूरा एक पैराग्राफ में लिखना है, और जेंडर स्टीरियोटाइप इसको पूरा एक पैराग्राफ में लिखना है। और 1.5 2 पेज के अंदर इसको आपको कंप्लीट कर देना है। ज्यादा और इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसको लंबा आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ही उलझ गए तो फिर आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो फिर उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 2 पेज से ज्यादा नहीं बढ़ना है। और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर जो है 4 to 6 पेज में, आप 4 5 6 पेज में आप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 6 पेज से ज्यादा मत जाइएगा, टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है व्हाई डू वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी, कि हमें महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता क्या थी। अब क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इसको शॉर्ट में दे दिया, तो क्या करना है, तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें इसका आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप उन पॉइंट को सेम आप वही पॉइंट लिख दो। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 1.5 से 2 पेज के अंदर ही आपको आंसर कंप्लीट करना है। तो आप वही पॉइंट जो है यहाँ पर आपको जो भी समझ में आया आप इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डी अगर बात करें, यहाँ पे क्या पूछा है, राइट एनी टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रिस्पेक्ट टू जेंडर, कि लिंग के संबंध में कोई दो सामाजिक सुधार आंदोलन लिखिए। तो देखिए जब हमने लिंग के संदर्भ में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे तो उसमें हमने टोटल 7 8 जो मूवमेंट्स थे उसकी हमने बात की, ठीक है। तो उनमें से जो भी दो आपको समझ में आ जाए, चाहे महात्मा फूले की बात करें, चाहे हम राजा राम मोहन राय की बात करें, तो इस तरह से और जो
हम देखते हैं जो थिंकर्स थे, जो समाज सुधारक थे, तो आपको जो भी उनमें से दो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर हम अगर ई की बात करें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस की लिंग की पहचान और सामाजिकरण प्रक्रिया में परिवार की जो भूमिका है उसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि जब बच्चा अपने फैमिली में पैदा होता है ना, तो यहीं से उसका जो जेंडर सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है कि लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़के लड़कों के लिए अलग कपड़े हैं, लड़कियों के लिए अलग कपड़े हैं, खिलौने भी लड़कियों के लिए अलग हैं, लड़कों के लिए अलग हैं। जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़कों को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लड़कियों को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैमिली से ही बच्चों का ये जो जेंडर सोशलाइजेशन है ना, ये स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वही चीजें लिखनी है। ठीक है। तो इतना आपको नहीं खोना, एक सिंपल सी चीज है जो हमने अभी अपनी लाइफ में देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है, तो आपको यही चीज आपको लिखनी है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है, एफ की अगर हम बात करें, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन इनहेंसमेंट ऑफ जेंडर इक्वेलिटी इन रेफरेंस टू क्लास, कास्ट एंड रिलीजन, कि वर्ग, जाति और धर्म के संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ाने में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी देखो, यहाँ पर एक चीज अगर हम बात करें कि वर्ग, जाति और धर्म के संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो एजुकेशन अगर हम देखें तो हमारे जो देश में, हमारे समाज में जो एक सोशल रिफॉर्म आया है, सामाजिक सुधार आया है। अगर हम पहले की बात करते थे तो फीमेल को, लड़कियों को घर तक सीमित रखा जाता था, लेकिन आज की हम बात करें तो जैसे पुरुष जो समुदाय है बाहर जाकर काम कर रहा है, अपने घर को संभाल रहा है, तो सेम महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। तो ये सब किस की वजह से हुआ है? ये सब शिक्षा की वजह से हुआ है। शिक्षा ने ही ये जो जेंडर लिंग आधारित जो असमानता है, इनइक्वालिटी, इसको कम करके जो जेंडर इक्वालिटी है इसको बढ़ाया है। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। फिर हम अगर जी की बात करें तो यहाँ पर क्या पूछा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर टुवर्ड्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इक्वेलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक संवेदनशीलता और समानता के प्रति प्रति शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करें। तो देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप अपना सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस में क्या पूछा है, जो फोर्थ यूनिट है उसका जो सेकंड लास्ट पॉइंट सेम मतलब इसी चीज को बताता है कि वर्किंग टुवर्ड्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर इक्वलिटी इन द क्लासरूम। तो वहाँ पे क्लासरूम के बारे में पूछा है और यहाँ पे टीचर के बारे में पूछ लिया, तो कंफ्यूज क्या होना। जब हम स्कूल की बात करेंगे, क्लासरूम की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टीचर का रोल ही होगा, टीचर की जिम्मेदारी होगी, तो आपको वही पॉइंट यहाँ पर लिखना है। ठीक है। फिर अगर हम क्वेश्चन वन का लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पूछा है कि हाउ कैन जेंडर इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, इलस्ट्रेट विद एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल, की लिंग किसी व्यक्ति की विषय पसंद को कैसे प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हम खुद ही देखते हैं कि कुछ प्रोफेशन अगर हम बात करें, जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो कहते हैं कि नहीं, ये लड़कों का प्रोफेशन है। नर्सिंग की बात करेंगे तो नहीं, लड़कियों की है। टीचिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा इस प्रोफेशन में लड़कियां ही आपको ज्यादा मिलती है। तो सोसाइटी ने, समाज ने क्या किया है कि अलग अलग जो प्रोफेशन है उसमें भी इस तरह का भेदभाव किया है कि नहीं, अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये एरिया है तो लड़कियों के लिए, ये है तो लड़कों के लिए। अगर होम साइंस है तो लड़कियां लेंगी, और अगर फिजिकल एजुकेशन है तो लड़के लेंगे। तो हाँ, यहाँ पर आपको ये चीजें लिखनी है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, के सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। और अ, फिर इसका दूसरा पार्ट क्या है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द थर्ड जेंडर, की हमें तीसरे जेंडर का अध्ययन करने की आवश्यकता क्या है। तो अब देखिए, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, मतलब 4 4 मार्क्स। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है। तो आप पेजेस की अगर आप बात करें तो दोनों को आपको क्या करना है, 2 2 ढाई ढाई पेज में आपको ये दोनों आंसर कंप्लीट करने हैं। ओके। फिर इसी के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि भारत में पितृवंशी और मातृवंशी समाजों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ पैट्रिलिनियर एंड मैट्रिलिनियर सोसाइटीज इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज जैसे मैंने अपने वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो हम
मैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करते हैं, जो मातृ वंश के आधारित है। ज्यादातर जो हम ट्राइबल एरिया देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, वहां पे अगर हम बात करें तो उधर की जो ज्यादातर सोसाइटी है वो मैट्रिलिनियर सोसाइटी है। और बाकी हम नॉर्थ इंडिया की बात बात करते हैं, नॉर्थ सेंट्रल, यहाँ पर हम बात करते हैं ना। और वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर क्या फॉलो किया जाता है, पैट्रिलिनियर सोसाइटी, जहाँ पर जो वंश है, जो पिता के वंश के आधार पर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, आपको ये पता होने चाहिए कि जैसी मैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइबल एरिया है ना, वहां पर वुमेन की अगर आप कहें दबदबा है, इंपॉर्टेंस है, वो ज्यादा होता है। वहां पर उनको ज्यादा राइट्स मिलते हैं, वहां पर उनको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सोशलाइजेशन थ्योरी एंड जेंडर डिफरेंस थ्योरी। जो 4 थ्योरीज बात कर रखा है, तो उनमें से यहाँ पर 2 थ्योरीज के बारे में पूछा है। ठीक है, कौन कौन सी, सोशलाइजेशन थ्योरी के बारे में पूछा है, जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी के बारे में पूछा है। और ठीक है, और आगे आप देखेंगे ना तो इसके और में क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में पूछा है, डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में पूछा, मतलब चारों की चारों थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो आपको यहाँ पर इन थ्योरी के बारे में लिखना है कि इन थ्योरीज में क्या अंतर है, तो आपको उसके बारे में बताना है। और देखिए एक चीज का आपको और पता होना चाहिए, जैसे आप एनवायरमेंटल एजुकेशन का जब आप सिलेबस देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है। एक एक यूनिट में आपको 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो वहां तो हम ये चीज देख भी सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। लेकिन जब आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का सिलेबस देखने बैठेंगे ना, तो यहाँ पे आप जितने भी यूनिट देखेंगे, हर यूनिट में 4 या 5 पॉइंट होंगे। मतलब क्या है कि सारे जो भी यूनिट है, हर यूनिट एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपको समझ कर चीजों को करना है, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना। आप जो भी चीजें पढ़ोगे ना जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में, यहाँ पर आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आप सबने फेस की, आप सबने देखा है, तो आप अपने लाइफ से रिलेट करके चीजों को जान सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। और जब आप समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, थ्योरी की बात करें तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें हम, तो 4 में क्या पूछा है, एलोबरेट द रोल ऑफ मीडिया इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन और जेंडर बेस्ड वायलेंस, की महिलाओं के विरुद्ध अपराध या लिंग आधारित हिंसा में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप आए दिन आप देखते हो ना, न्यूज़पेपर में, समाचार में अक्सर इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हम मूवीज देखते हैं, हम नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वहां पर भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। और वहां पे तो आप देखेंगे फिल्मों में, नाटकों में अलग अलग तरह का, न्यूज देखेंगे तो अलग अलग तरीके से हिंसा हो रही है, अलग अलग प्रकार से हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखते हैं ना कि हमारी जो मीडिया है एक कहीं ना कहीं एक इस तरह का इमेज मतलब डालता है कि जो मेल है वो ज्यादा स्ट्रांग है, फीमेल है वो कम स्ट्रांग है। अक्सर फीमेल को मेल की तुलना में ज्यादा वीक शो करता है, कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से चीजें हैं, आप यहाँ पर चीजों को लिख सकते हैं। और भारत में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखने हैं। आप जब वहां पर अपने सिलेबस में देखेंगे तो वहां पर लीगल प्रोविजन की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात की गई, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखने हैं। ठीक है, कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। एक्सप्लेन 4 मेजर स्ट्रेटेजीज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, की महिला सशक्तिकरण के 4 प्रमुख रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। जिसमें हम अक्सर देखते हैं ना कि रिजर्वेशन होती है कि महिलाओं के लिए चाहे हम जॉब की बात करें, चाहे हम सीट्स की बात करें, वहां पर रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ करिकुलम, हिडन करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस जेंडर इन स्कूल, इलस्ट्रेट विथ एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। कि हम स्कूल में देखते हैं तो जो करिकुलम है, ठीक है, जो हिडन करिकुलम है, हिडन करिकुलम मतलब ऐसा करिकुलम जिसका करिकुलम का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई जिक्र नहीं है। स्कूल की जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि जो नियम कानून होते हैं, जो स्कूल के जो वैल्यूज होते हैं, यहाँ पर उसकी बात की जाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, ड्रेसिंग की हम बात करते हैं कि स्कूल में देखें तो लड़कों की ड्रेस अलग होती है, लड़कियों की ड्रेस अलग होती है। असेंबली की बात करें तो असेंबली में ज्यादातर जो आप कह सकते हो कि जो राष्ट्रगान और इस तरह के जो गीत होते हैं, उसको जिम्मेदारी किसको दी जाती है, लड़कियों को दी जाती है। ठीक है, तो
या क्लास में हम देखते हैं कि अलग अलग सेपरेट बहुत सारे स्कूल होते हैं, क्लासरूम होते हैं, जहाँ पे टीचर लड़कियों को अलग लड़कों को अलग बिठाते हैं। तो इस तरह से जो ये सारी चीजें हिडन करिकुलम में आती हैं, ठीक है। पाठ पुस्तकें हम देखें तो यहाँ पर भी अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखाया जाता है, लड़कों को अलग से। आप सिविक्स की बुक देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि नहीं, लड़कियों को घर के कामों में पानी भरते हुए लड़कियों को दिखाया जा रहा है, खाना बनाते हुए लड़कियों को दिखाया जा रहा है। और लड़कों की बात करें तो बाहरी कामों में उनको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हम चीजें देखते हैं कि किस तरह से स्कूल में हम देख रहे हैं कि करिकुलम, हिडन करिकुलम, टेक्स्ट बुक है, क्लासरूम प्रैक्टिस है, तो इसमें हमें जो जेंडर जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है। और अ, जो और करके क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इनक्वालिटीज एंड रेजिस्टेंस पर्टेनिंग इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, कि स्कूली शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा से संबंधित जो असमानताएं और प्रतिरोध है उसको यहाँ पर हमें बताना है, स्पष्ट करना है। तो फिर चाहे चाहे फैमिली का हम बात करें, चाहे हम पॉवर्टी की बात करें, ठीक है, चाहे माता पिता का कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है टीचर का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, किसी का भी हो सकता है जो लड़कों की तुलना, मतलब लड़कियों की तुलना में लड़कों की एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इसका यूट्यूब में प्लेलिस्ट में सारी वीडियो से बन रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका मैं जो मतलब प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अपना अच्छे से तैयारी कीजिए, और जब आपका जेंडर सोसाइटी स्कूल एंड सोसाइटी का एग्जाम हो जाए तो घर पे आके मुझे इसका पीडीएफ मेल जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चों का जब एग्जाम हो तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।